अस्सलामुअलैकुम, DTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद और मैं हूं तलहा आलमगीर। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे, मस्तूंग दहशतगर्दी का शिकार हो गया। मरकजी बाजार में मदीना मस्जिद के करीब खुदकुश धमाके के नतीजे में DSP मस्तूंग समेत 52 अफराद शहीद और 50 अफराद जख्मी हैं। धमाके में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में जाने वाले अफराद को निशाना बनाया गया। दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। मस्तूंग में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में जाने वालों को निशाना बनाया गया। मरकजी बाजार में मदीना मस्जिद के करीब खुदकश धमाके के नतीजे में मुतादिद अफराद शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में DSP मस्तूंग मोहम्मद नवाज गशकोरी भी शामिल हैं। धमाका इतना शदीद था कि जाए वकुआ पर इंसानी आज़ा दूर दूर तक बिखर गए। लाशों को मुर्दा खाने और जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। धमाके के बाद सिविल अस्पताल कोयटा समेत दीगर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक मस्तूंग धमाके के जख्मियों में से बास की हालत तशवीशनाक है। धमाके के बाद पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है। अफसोसनाक सानह से मुतालिक आपने रिपोर्ट देखी। इस वक्त मस्तूंग में अस्पतालों और जाए वकुआ की क्या सूरत हाल है, जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, आप इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हैं, कैसे मनाजिर दिख रही हैं यहाँ पर? जी, इस वक्त मैं मस्तूंग में जाए वकुआ पर मदीना मस्जिद के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर आज 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में निकाले जाने वाले जुलूस में खुदकुश धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 52 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए, जबकि 50 अफराद जो हैं इस धमाके में जख्मी हुए थे, जिन्हें फौरी तौर पर पहले मस्तूंग के 2 बड़े जो अस्पताल हैं सरकारी वहाँ पर ले जाया गया, जहाँ से 30 शदीद जख्मी जो हैं वो कोयटा मुंतकिल किए गए, जिनकी हालत इस वक्त तशवीशनाक बताई जा रही है। जबकि जो जान बहक होने वाले अफराद थे उनकी लाशों की शनाख्त करने के बाद बुरसा के हवाले जो है वो की जा रही है। जाए वकुआ के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि धमाके के फौरन बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे और बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला यहाँ पहुंच गया था और अब तक की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक यही बताया गया है कि ये धमाका जो है वो खुदकुश हमला था और खुदकुश हमलावर ने 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के निकलने से कबल जो है अपने आप को हजूम के अंदर जो है धमाके से फाड़ लिया था, जिसके नतीजे में जो है वो 52 अफराद शहीद हुए थे। तमाम तर शवाहिद यहाँ से इकट्ठे कर लिए गए हैं और इस रास्ते को फिलहाल जो है वो आम पब्लिक के लिए बंद किया गया है। पुलिस की जानिब से जो अहनी शाहिदीन थे उनसे तफ्तीश का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और यहाँ चूंकि ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर आबादी भी है और करीब दुकानें और स्कूल भी मौजूद हैं, लेकिन आज जो है वो स्कूल की छुट्टी होने की वजह से और जुम्मे का दिन होने की वजह से बाजार बंद था, लेकिन इस जुलूस में शिरकत करने के लिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। जिस वक्त धमाका हुआ तो करीब तरीन जो लोग मौजूद थे वो इसका निशाना बने हैं, जबकि कुछ देर कबल जो है जाए वकुआ से एक दस्ती बम भी बरामद हुआ था जिसे नाकारा बना दिया गया है। जी, निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सानह मस्तूंग पर सूबे भर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि सोग मनाने का मकसद शहदा के ख़ानदानों से यकजहती का इजहार करना है। 3 रोज़ा सोग के दौरान सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान डोमकी ने धमाके के जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार करने और कानून के कटहरे में लाने की भी हिदायत की है। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई का कहना है कि गैर मुल्की दुश्मन बलूचिस्तान में मजहबी रवादारी और अमन को तबाह करना चाहता है। मस्तूंग में धमाका नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने ये भी कहा कि धमाके से मुतालिक मज़ीद तफसीलात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जाएंगी। मस्तूंग धमाके के ऐनी शाहिद ने GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। वाक़े के हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं। हम रैली में शिरकत करते हैं। हमारे गांव के 3 बंदे शहीद हो गए हैं। एक हौस बख्श है, एक का नाम खादिम हुसैन है, तीसरे का नसीबुल्ला। हमारे गांव के 3 बंदे शहीद हो गए हैं। हमने देखा कि धमाका हुआ, बस और कुछ नहीं देखा हम लोगों ने। सिर्फ धमाके की आवाज़ सुनी और कुछ नहीं। भगदड़ मच गई। भगदड़ मच गई। लोग भाग रहे थे, कोई कहाँ किधर जा रहे थे, कोई किधर जा रहे थे। हम बस अभी सुबह से ढूंढते रहे। अभी कौंसबज को अभी देखा और नसीबुल्लाह का भी कोयटा से अभी हवाला आया, वो ट्रामा सेंटर में आए, वो भी शहीद हो गया है सर। अब वो गाड़ी में ले जाएंगे, उधर बच्चे भी उनके इधर पिंगाबाद में, उसको भी उठाएंगे। ये गाड़ी अस्पताल वालों ने दिया है, इसको भी CP ले जाएंगे। खादिम हुसैन को दुनिया में दफन करेंगे और नसीबुल्लाह को डेरा मुराद में दफन करेंगे।
खबर आपको दे रहे हैं हंगू में थाना दुआबा के अंदर मस्जिद में धमाका हुआ है। धमाके से मस्जिद की छत मुकम्मल गिर गई। अब तक की इतलात के मुताबिक मलबे से 3 लाशें निकाल ली गई हैं। 12 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर के मुताबिक 30 से 40 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। भारी मशीनरी से मलबे को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे। मलिक अजमत हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। मलिक अजमत हुसैन, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी, जब ये धमाका हुआ जुमे के आखिरी खुतबे में तो उस वक्त कोई पता नहीं चल रहा था कि ये धमाका किस नीयत का है। अभी रिसेंटली जब डिप्टी कमिश्नर हंगू ने बयान दिया है कि ये 2 खुदकुश बमबार थे, एक गेट पर ब्लास्ट हुआ और दूसरा जब मस्जिद की तरफ जा रहा था तो लोग मस्जिद से बाहर निकले। तकरीबन कुछ लोग मस्जिद में थे तो उसी दौरान ये मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ और उसी ब्लास्ट के तनाजुर में उसके नतीजे में पूरा की पूरा मस्जिद का छत गैलप्स हुआ और वो ज़मीन दोज हुआ, जिसके नतीजे में अभी तक आम जो पुलिस ज़राए या डिप्टी कमिश्नर साहब की जो उसकी ज़राए है उसके मुताबिक 3 अफराद शहीद हो चुके हैं और 12 जख्मी हैं। उनको मुख्तलिफ इलाकों के अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। जी, मलिक अजमत हुसैन इस बारे में अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में टीटीपी के दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से दरअंदाजी करने वाले 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए 4 जवान शहीद हो गए। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक और वाकया। दहशतगर्दों की बलूचिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक टीटीपी के दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रोज जोब के इलाके संबाजा में पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 3 दहशतगर्द मारे गए जबकि मुतादिद जख्मी भी हुए। दहशतगर्दों को पाक सरजमीन से दूर रखने की कोशिश के दौरान मादरे वतन के 4 जवान शहीद हो गए। शुहदा में हवलदार सत्तार, लांस नाइक शेर आजम, लांस नाइक अदनान और सिपाही नदीम शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क में अमन और तरक्की के लिए दुश्मनों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के अज़म का इजहार किया है। पाकिस्तान मुतादिद बार अफगान हुकाम से अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा कर चुका है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। बुलेटिन में आगे देखेंगे। नबी आखिरुज़्ज़मा फ़ख्रे मौजूदात और ताजदार अंबिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अज़मत, क़द्र व मंज़िलत और अज़मत का दर्जा हर शय से अफजल, आला, अरफ़ा और मुनफरिद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसल कोई नहीं। सारी खैर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत में है और सारा शर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कट जाने में है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है। ये पैगाम परेशान हाल लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देने का है। आज दुनिया भर में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत अक़ीदत व एहतराम और मजहबी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। हमें चाहिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के मुताबिक तमाम इंसानियत से मोहब्बत करें और उनको पैगाम आम करें। GTV न्यूज़ की जानिब से भी नाज़रीन को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। कराची में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से शहर भर में जुलूस अपनी मनाजिल की जानिब गामजन है। जुलूस के शुरका के लिए कुरंगी नंबर 5 में खुसूसी सबील का भी एहतमाम किया गया है। इसी हवाले से जानेंगे, हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन ने हमें ज्वाइन किया है। वजी बताइएगा।
بالکل جشن عید میلاد النبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس ٹائم میں کورنگی 5 نمبر پہ موجود ہوں اور یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عاشقان رسول ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہمیں نظر آ رہی ہے اور جلوس کے مختلف راستوں میں جو ہے سبیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ٹھنڈے مشروبات جو ہے تیار کی جا رہے ہیں جس میں دودھ کی سبیل دودھ کا شربت ہے وہ بھی جو ہے یہاں پہ بڑے خصوصی جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بھی جو ہے یہاں پر آ کر پینے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں. میں ان سے جانتا ہوں سرکار کے چاہنے والے غلامان مصطفیٰ کے لیے یہ دودھ کا مشروب جو ہے رات سے اس کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ابھی تک یہ تیاری ہو رہی ہے. ہم اس میں کئی من دودھ اس میں استعمال ہوتا ہے اور اس میں کافی میوہ جات اور یہ اس طرح ہم عاشقان رسول کی جو ہے تواضع کرتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلی گلی کوچا کوچا جو ہے ہر طرف سے جو ہے درود و سلام کی صدائیں جو ہے بلند ہو رہی ہیں. جی یہاں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پولیس کی بروقت کارروائی سے ہنگو بڑے نقصان سے محفوظ رہا. گاڑی میں سوار 2 خودکش حملہ آور مسجد میں داخل ہونے کے لیے پہنچے. ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک حملہ آور مسجد سے باہر ہلاک کر دیا گیا. فائرنگ کے تبادلے میں 2 پولیس اہلکار زخمی بھی ہو گئے. فائرنگ کی آوازیں سن کر بیشتر نمازی مسجد سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے. اس دوران دوسرا خودکش حملہ آور مسجد میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا. بروقت حملہ آوروں کو نہ روکا جاتا تو جانی نقصان کا اندیشہ زیادہ تھا. دھماکے کے وقت 30 کے قریب نمازی مسجد میں موجود تھے. پولیس کی بروقت کارروائی سے ہنگو بڑے جانی نقصان سے محفوظ رہا ہے. گاڑی میں سوار 2 خودکش حملہ آور مسجد میں داخل ہونے کے لیے پہنچے. ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک حملہ آور مسجد سے باہر ہی ہلاک کر دیا گیا. فائرنگ کے تبادلے میں 2 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے. فائرنگ کی آواز سن کر بیشتر نمازی مسجد سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے. اس دوران دوسرا خودکش حملہ آور مسجد میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا. بروقت حملہ آوروں کو نہ روکا جاتا تو جانی نقصان کا اندیشہ زیادہ تھا. دھماکے کے وقت 30 کے قریب نمازی مسجد میں موجود تھے. ایک بار پھر سے بات کریں گے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت پر جہاں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبت کا اظہار ریلیوں اور جلوسوں کی شکل میں کرتے ہیں، وہیں دوسری جانب اسلامی جنگوں میں استعمال ہونے والے جنگی ساز و سامان سے مشابہ کھلونے بچوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں. ان ساز و سامان کے سٹالز کا مقصد بچوں میں کفر کے خلاف اسلامی جوش و جذبے کو اجاگر کرنا ہے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے اصغر عظیم. دیکھیے سرکار مدینہ کی آمد پہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. یہاں پہ اسلامی کلچر کو اجاگر کیا گیا ہے اور یہ لوگ جو چیزیں یہاں پہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈھول جو کہ خوشی کے موقع پر بجایا جاتا ہے اور آج جو کہ سرکار مدینہ ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار کی آمد ہے تو ان چیزوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے وہ جو ایک پرانا کلچر تھا اس کلچر کو بھی جو ہے وہ سامنے لایا گیا ہے. اس طرح بچے اس میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں اور ان چیزوں کو خرید رہے ہیں، ان چیزوں سے انجوائے کر رہے ہیں. اور سرکار مدینہ کے جو زمانے میں جو جنگیں ہوا کرتی تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں جو جنگیں ہوا کرتی تھی ان جنگوں میں جو سامان استعمال ہوتا تھا یہ اس کی ساری شبیہ اس کی ڈمی ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس سے تیر کمان بھی موجود ہے، یہ کمان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تیر بھی موجود ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تیر ہے اور اس کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس طرح سے جو ہے نہ صرف اس زمانے کو یاد کیا جا رہا ہے بلکہ سرکار مدینہ کی آمد کی خوشیوں کو بھی منایا جا رہا ہے اور سب اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ خوشی کا انداز کوئی سا بھی ہو بس خوشی کا تو ہر انداز ہی نرالا ہوتا ہے اور سرکار مدینہ کی آمد کی خوشی تو دنیا میں سب سے بڑھ کر یہ سب سے بڑی خوشی ہے. جی راولپنڈی کا رخ کریں گے. راولپنڈی میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. عاشقان رسول اپنے اپنے انداز میں نبی آخر الزماں سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. اسی بارے میں مزید بتائیں گے محمد دانش. جی بالکل ملک بھر کی طرح شہر راولپنڈی میں بھی پیارے نبی کی ولادت مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے. آپ کی ولادت باسعادت نے دنیا کی تاریکی کو اپنے نور و مجسم سے روشنیوں میں تبدیل کیا. اس وقت میں شہر راولپنڈی جامعہ مسجد کے مقام پر موجود ہوں اور میرے ساتھ عاشقان رسول موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا کیا کہیں گے؟ آج جناب والا میلاد کا دن ہے اور ہم جشن مناتے ہیں، دل و جان سے مناتے ہیں اور سالہ سال مناتے ہیں. خوب مناتے ہیں، ایک دن نہیں 12 دن ہم اس کو خوب دل و جان سے ملاتے ہیں. اگر ہمارے محلے میں اگر آ جائیں سرکار جی روڈ پر تو وہ علاقہ ہمارا ہے، ہم سالہ سال اسے سجاتے بھی ہیں اور دھوم دھام سے مناتے ہیں اسے. جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ امت مسلمہ کے لیے حقیقی خوشی جو ہے وہ ماہ ربیع الاول میں ہوتی ہے جہاں ہر طرف پیارے نبی کی ولادت کی خوشیاں منائی جاتی ہیں. جی
عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ہر سال کی طرح اس سال بھی شہر لاہور میں ریلوے اسٹیشن پر تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں لوگوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی ہے۔ تفصیلات وحید گجر کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے تقریب، مہمان خصوصی ڈی ایس لاہور ریلوے ڈویژن محمد حنیف گل سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے گھوڑوں نے مہمانوں کو سلامی دی۔ یقیناً جن معاشروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ویلیوز ہیں، سچائی کی، امانت داری کی، صلہ رحمی کی، وہ پائی جاتی ہیں، وہ معاشرے جنت کا عملی نمونہ ہے۔ سالانہ تقریب میں سپورٹس فیسٹیول کا بھی انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کراٹے، باکسنگ، رساکشی اور دیگر کھیلوں میں فن کا مظاہرہ کر کے بچوں نے خوب داد سمیٹی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ سب کے لیے ہیں اور ہر طبقہ فکر کے لیے ہیں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مرکزی کمیٹی تقریبات میں انتظامیہ کی جانب سے آنے والے معزز مہمانوں کی دستار بندی بھی کی گئی۔ کیمرامین عمران خالد کے ساتھ وحید گجر، جی ٹی وی نیوز لاہور۔ لاہور میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں جلوس اور ریلیاں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کے مرکزی جلوس میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ بات کریں گے عمران لطیف سے جو اس وقت انجن شیڈ کے علاقے میں موجود ہیں۔ جی عمران۔ جی بالکل، لاہور میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے۔ اس حوالے سے لاہور سے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مختلف مقامات سے چھوٹے بڑے جلوس نکالنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ سب سے بڑا جو مرکزی جلوس نکالا گیا لاہور میں دروغے والا سے لے کے داتا دربار کے بعد اس کے بعد لاہور کے مختلف مقامات پر جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں لاہور کا علاقہ گڑی شو، جہاں پر انجن شیڈ کے علاقے سے جلوس نکالا گیا ہے۔ فرزندان اسلام کی بڑی تعداد اس جلوس میں شریک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ درود و اسلام پڑھا جا رہا ہے، ذکر و اذکار کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں جو جلوس نکالنے کا سلسلہ ہے آج رات تک جاری رہے گا۔ جی خبریں اور بھی شامل کریں گے، لیکن ابھی ایک بریک۔ آپ دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز۔ ابھی آپ کو افسوسناک خبر دیں گے۔ ہنگو کے علاقے دوابہ میں مسجد دھماکے میں شہداء کی تعداد 5 تک پہنچ گئی ہے۔ ریسکیو کے مطابق دھماکے میں 6 شدید زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ بالکل، اسی حوالے سے مزید جانیں گے۔ بیورو چیف پشاور عمران یوسف زئی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عمران یوسف زئی، اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جی دیکھیے، دوابہ مسجد میں جو دھماکہ ہوا ہے اس میں شہداء کی تعداد 5 ہو گئی اور ریسکیو 1122 کے مطابق اس دھماکے کے نتیجے میں شدید زخمی جو افراد ہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اور ریسکیو 1122 کا یہ کہنا ہے کہ 8 ایمبولینس آپریشن سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ دھماکے کے بعد جو ملبہ وہاں پر موجود ہے، جو چھتی ہے مسجد کے نیچے متعدد افراد کی موجودگی کا خطرہ ہے، جس کی وجہ سے آپریشن سست روی کا شکار ہے اور طریقے کے ساتھ جو ہے وہ چھت کی جا رہی ہے تاکہ کو جو ہے وہ وہاں سے نکالا جا سکے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پشاور میں جو ہنگو میں پولیس کی بروقت کارروائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بڑا نقصان سے بھی جو ہے شہر کو بچایا گیا ہے۔ اور یہ بتایا گیا پولیس کی جانب سے کہ گاڑی میں سوار 2 خودکش حملہ آور مسجد میں داخل ہونے کے لیے پہنچے تھے اور ڈیوٹی پر موجود جو پولیس اہلکار تھے ان کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک حملہ آور مسجد سے باہر کیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں اور فائرنگ کی آواز سننے کے بعد بیشتر نماز کی وجہ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو کر دوسرا جو اور وہ مسجد میں گھس کر جو ہے وہ دھماکہ کرنے میں کامیاب ہوا، جس کی وجہ سے یہ بھاری نقصان ہوا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا عمران۔ ایف آئی اے امیگریشن کی ملتان ایئرپورٹ پر کارروائی۔ عمرے کی آڑ میں بھکاریوں اور انسانی اسمگلرز کے گروہ کو آف لوڈ کر دیا گیا ہے۔ 16 مسافر شیرخوار بچے کے ہمراہ عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ امیگریشن حکام کے مطابق اطلاعات موصول ہوئی تھی کہ بھکاریوں کا گروپ بھیک مانگنے کے لیے عمرہ ویزا پر سعودی عرب جا رہے ہیں۔ مسافروں کو سعودی عرب پہنچنے پر پاکستانی ایجنٹس نے وصول کرنا تھا۔ ایف آئی اے امیگریشن کی ملتان ایئرپورٹ پر اہم کارروائی سامنے آئی ہے۔ عمرے کی آڑ میں بھکاریوں اور انسانی اسمگلرز کے گروہ کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ 16 مسافر شیرخوار بچے کے ہمراہ عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بی بی سی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف ہونے والی کارروائی کا موازنہ ماضی میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے خلاف ہونے والی کارروائیوں سے کرنا غلط ہے۔
एक सजा याफ्ता शख्स को बाहर जाने की इजाजत अदालतों ने दी थी। मेरे कहने से नवाज शरीफ की सजा खत्म हो सकती है, ना बढ़ सकती है। निगरां वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टोक मौक़िफ़। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ के मामले पर वजारत कानून से राय मांगी है। इस मामले पर मेरी वतन वापसी के बाद इजलास तलब किया जाएगा। अनवारुल हक काकड़ ने मजीद कहा कि चेयरमैन PTI का मुकाबला फौज से नहीं, रियासत से है। चेयरमैन PTI को अदालतों से रिलीफ न मिला तो फिर उन्हें नताइज का सामना करना पड़ेगा। इंतखाबात में PTI के साथ कतन कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी, लेकिन मनफी सरगर्मियों में मुलविस लोगों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। ऐसे मनफी लोग 25 करोड़ की आबादी में 1500 से 2000 हैं। ऐसे मखसूस मनफी लोगों को PTI से जोड़ना मुनसिफाना तज्जिया नहीं। लाख बार बता चुके पाकिस्तान में रिजीम चेंज की हिमायत नहीं करते। अमेरिका भी सहाफ़ियों के एक ही सवाल का बार बार जवाब देकर थक गया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, मुझे नहीं पता कि कितनी बार पाकिस्तान में इस तब्दीली को लेकर बात कर चुके हैं। अमेरिकी महकमा खारजा में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मैथ्यू मिलर का कहना था कि पाकिस्तान इलेक्शन के दौराहे पर है और हम इस मामले में कोई पोजीशन नहीं लेते। हमारी पॉलिसी वाज़े है, हम आज़ाद और शफाफ इंतखाबात की हिमायत करते हैं। इस मामले में एक तरफा या किसी दूसरे को पोजीशन नहीं देते। IMF पाकिस्तान से डू मोर की तकरार करने से बाज ना आया। आलमी मालियाती इदारे ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान से तवानाई के शोबे में इस्लाहात और इस्तेताद कार में बेहतरी लाने का मुतालबा कर दिया। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ैक का कहना है कि पाकिस्तान में अमीर तबके पर ज़्यादा टैक्स आयद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में टैक्स टू GDP का तनासब इंतहाई कम है। पाकिस्तान को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत है जिससे महंगाई में कमी हो सके। उनका मजीद कहना था कि जुलाई में IMF मुआहदे का मकसद पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम लाना है। भारत के अदम ताउन पर अफगानिस्तान ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कायम अपना सिफारत खाना बंद कर दिया है। सिफारत खाने की जानिब से भारतीय हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया गया है। तर्जुमान अफगान वजारत खाने का कहना है कि भारतीय हुकूमत को मुतादिद मरतबा दरखास्तों के जरिए मुत्तला किया गया, ताहम नई दिल्ली ने कोई तावन न किया। दूसरी जानिब साबिक सदर अशरफ गनी की साबिक अफगान हुकूमत की तरफ से तैनात किए गए सफीर फरीद मामुनजई भी गुज़श्ता कई माह से लंदन में मुकीम हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि उन्हें यकीन है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सिख रहनुमा के कत्ल पर भारत से बात करेंगे। ओटावा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हमारी तवज्जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की भारतीय हममनसब से मुलाकात पर है। उम्मीद है कि अमरीका सिख रहनुमा के कत्ल के मामले पर बात करेगा। हम इंतहाई संजीदगी से मामले को देख रहे हैं। हम ताउन के लिए पुरुमीद हैं और चाहते हैं कि इंसाफ मिले। भारत ने जासूसी नेटवर्क मगरबी ममालिक में वसी पैमाने पर फैला दिया है। मोदी हुकूमत की जानिब से रॉ को किसी भी मुल्क में कत्ल जैसी कार्रवाइयां सरअंजाम देने की मुकम्मल इजाज़त दे दी गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पुरतशद्दुद भारतीय दिफाई पॉलिसी का राज अफशा कर दिया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। बड़ी बड़ी भड़के मारो, दूसरे ममालिक को धमकियां भी दो, सामने से सख्त रद्द-ए-अमल आए तो कसियानी बिल्ली बन जाओ। यह है भारत की दिफाई पॉलिसी। खुद अपने फौजियों पर खुद ही हमला करवा कर इल्जाम दूसरों पर आयद करना भी मोदी सरकार का वतीरा बन गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मोदी सरकार के इक़्तिदार में आते ही भारत की दिफाई पॉलिसी ने पुरतशद्दुद रंग इख्तियार कर लिया। 2014 में भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने दूसरे ममालिक को खुल्ला धमकी दी। कहा, अब हम वहाँ वार करेंगे जहाँ से जुर्म सरजद हो रहे हैं। हमसाया ममालिक पर दहशतगर्दी के बेबुनियाद इल्जाम लगाना भारतीय एजेंसी रॉ की पुरानी रविश है। भारत ने अपना जासूसी नेटवर्क मगरबी ममालिक में वसी पैमाने पर फैला रखा है और मकामी एजेंट्स की तादाद में भी इजाफा कर दिया है। एशियन गेम्स में पाकिस्तान की जानिब से तमगे जीतने का सिलसिला जारी है। एशियन गेम्स के सिलसिले में खेले गए खवातीन के एयर पिस्टल शूटिंग के मुकाबले में पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। कौमी शूटर कशमाला तलत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबलों में मेडल हासिल किया। कशमाला का स्कोर 218.2 रहा, जबकि इवेंट में पहली 2 पोजीशंस भारतीय प्लेयर्स के नाम रहीं। महंगाई के बायस फूल और बुके भी महंगे हो गए। सियालकोट में गुल फरोश कहते हैं, इतनी महंगाई में कारोबार जारी नहीं रख सकते। रिपोर्ट करेंगे रमीज हुसैन।
सियालकोट में महंगाई ने फूलों की दुनिया में रहने वालों से भी ताजगी छीन ली। फूलों की अफजाइश और फरोख्त से वाबस्ता अफराद शिकवा कुना है कि महंगाई के बायस अब कारोबार और फूल ताज़ा नहीं रख सकते। जिस चीज़ का तकरीबन कोई 300 रुपये किराया था ना, वो हम अभी 800 रुपये में पे करते हैं। लाहौर से आते हैं या पतोगी से फूल आते हैं, वो हम लोग ना उसका डबल किराया दे रहे हैं। पहले जितना काम होता था उतना काम इस दफ़ा कभी भी नहीं आया। तकरीबन 1 साल पहले ना हमारा इन्हीं दिनों में तकरीबन 3-4 ना रोज़ाना के काम होते थे। अभी एक काम हमारा एक आर्डर भी नहीं निकला, किसी को शादी एक भी नहीं आई हमारे पास। गुलफरोश कहते हैं लाहौर और पतोगी से फूल मंगवाते थे, अब महंगाई के बायस किराया बढ़ गया, किस तरह कारोबार को जारी रखें। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जो गाहक भी आते हैं तो उनकी सोच ये होती है कि हमें ना जने ना सस्ते तो सस्ता बुका मिले, और जो हमारे ना खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। गुलफरोशों के मुताबिक फूल और बुके महंगा बेचते हैं तो कोई खरीदता नहीं, सस्ता बेचें तो ये हमारा नुकसान है। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर या तफसील के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।